नमस्ते। आप सुन रहे हैं द लैंग्वेज ईयर, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट फॉर लर्नर्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो छोटा सा बोर्ड है, सिर्फ 64 खाने और ये मोहरें, इनमें इतनी बड़ी, इतनी गहरी कहानी कैसे समाई हुई है? शतरंज, इसकी बात ही कुछ और है। हमेशा से एक खिंचाव महसूस होता है इसकी तरफ। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ लकड़ी या प्लास्टिक के टुकड़े नहीं लगते हैं ना। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें कि दुनिया भर में लोग, मतलब हर पीढ़ी में इसके दीवाने हो जाते हैं। शायद इसकी सादगी में ही कुछ बहुत गहरा है। हाँ, लगता तो यही है। इसकी शुरुआत भारत से मानी जाती है ना? चतुरंग। हाँ, चतुरंग। कहते हैं कि ये सेना के 4 हिस्सों पर आधारित था: पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ। बिल्कुल जैसे जैसे जंग के मैदान का एक छोटा सा नक्शा। हाँ, एक तरह का वॉर गेम। और कभी-कभी सोचता हूँ, ये विचार, ये खेल, ये कैसे फैला होगा दुनिया में। शायद शायद वो जो पुराने रास्ते थे, सिल्क रोड जैसे, मसाले जाते थे, रेशम जाता था। हाँ, तो शायद उन्हीं रास्तों पर ये खेल भी चल पड़ा, एक संस्कृति से दूसरी तक। और जब ये फारस यानी पर्शिया पहुंचा, तो नाम मिला शतरंज। शतरंज, हाँ। और वो शब्द कितना मशहूर है, शह और मात। बिल्कुल, शाह मात, मतलब राजा। राजा लाचार है, हार गया। ये बात दिलचस्प है कि कैसे खेल के शब्द भी उसकी यात्रा की कहानी बता देते हैं, है ना? सही कहा। और फिर फारस से और इस्लामी दुनिया में जब ये फैला, तो इसमें थोड़े बदलाव भी आए। अच्छा, जैसे जैसे? मोहरों की शक्लें। वो राजा, रानी या जानवरों की सीधी तस्वीरें नहीं रहीं, थोड़े अमूर्त से हो गए। हाँ, इशारों वाले। हाँ, देखा है मैंने, ज्यादा सिंबॉलिक लगते हैं। हाँ, और शायद इसी वजह से ये खेल और ज्यादा दिमागी, मतलब रणनीति वाला बन गया। वहीं पर अल-अदली या अस्सुली जैसे लोग थे जिन्होंने पहली बार इसकी चालों को लिखना, समझना शुरू किया। अच्छा, फिर यूरोप की तरफ? हाँ, फिर ये यूरोप पहुंचा। कहते हैं स्पेन के रास्ते। वहां इसे अजिद्रेज कहने लगे। अजिद्रेस शतरंज से मिलता जुलता लगता है। फिर में वाइकिंग्स भी इसे ले गए। वो लुइस चेसमैन का जिक्र आता है। हाँ हाँ, वो पत्थर के बने हुए अजीब से चेहरे वाले मोहरे। वो ही थोड़ा अजीब लगता है उन्हें देखकर, पर वो भी इसी सफर का हिस्सा है। और यूरोप में पहुंचकर तो ये वहां के समाज जैसा बन गया। बिल्कुल। मध्य युग में तो जैसे हर मोहरा समाज के किसी वर्ग का निशान बन गया। राजा, रानी, बिशप यानी पादरी, नाइट योद्धा और पॉन किसान। और उस जमाने की रानी, उसे फर्ज कहते थे शायद। वो बहुत कमजोर थी। सच में? आज की रानी तो सबसे ताकतवर है। हाँ, तब वो बस एक कदम चल सकती थी, तिरछा। जैसे समाज में रानी की स्थिति थी, शायद वैसा ही बोर्ड पर भी। लेकिन फिर एकदम से सब बदल गया 15वीं सदी के आखिर में। हाँ, वो बड़ा बदलाव आया। रानी अचानक, मत पूछो, सबसे ताकतवर मोहरा बन गई, सीधा तिरछा दूर तक। और बिशप यानी ऊंट भी ज्यादा ताकतवर हो गया। इसे मैड क्वीन चेस भी कहा जाता था। क्या तुमने वो सुना है? हाँ हाँ, सुना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि इसका कोई कनेक्शन उस दौर के असली ताकतवर रानियों से हो सकता है, जैसे स्पेन की रानी इसाबेला। हो सकता है। शायद यही वजह है कि खेल के नियम भी समाज के साथ बदलते हैं। बिल्कुल। और तभी देखो, प्रिंटिंग प्रेस भी आ गया। हाँ, सही वक्त पर। तो ये जो नया तेज वाला शतरंज था, ये किताबों के जरिए बहुत तेजी से फैला। लुसेना जैसे लोगों ने नियम छापे और धीरे धीरे आज का जो मॉडर्न चेस है वो शक्ल लेने लगा। पर कहानी सिर्फ सीधी यूरोप वाली ही नहीं है ना? मतलब दुनिया में और भी तो ऐसे खेल हैं। बिल्कुल है। जैसे चीन का शांगची। शांगची? उसमें तो बीच में एक नदी भी होती है बोर्ड पर। हाँ, और वो कैनन या तोप वाला मोहरा भी अलग है। सही कहा। या फिर जापान का शोगी। शोगी? उसमें तो और भी कमाल की बात है। क्या? कि आप दुश्मन के जो मोहरे पकड़ते हो, उन्हें वापस अपनी तरफ से बोर्ड पर ला सकते हो। अरे वाह, ये तो खेल ही बदल देता होगा। बिल्कुल। तो मतलब शतरंज का विकास कोई एक सीधी लाइन नहीं है, कई शाखाएं हैं। आगे चलकर हम इस पर फिर बात करेंगे, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ जरूर। अच्छा, तो यूरोप में ये खेल धीरे धीरे घरों से बाहर निकला। हाँ, कैफेज में पहुंचा। पेरिस का वो कैफे द ला रेजांस, वो तो अड्डा ही बन गया था शतरंज के खिलाड़ियों का। अच्छा। वहीं पर लोग मिलते थे, खेलते थे, बहस करते थे। और फिर पहले बड़े टूर्नामेंट होने लगे, जैसे 1851 में लंदन में हुआ था। और वहीं से शायद ये कॉम्पिटिटिव खेल बनने लगा। हाँ, और फिलिडोर जैसे खिलाड़ी आए जिन्होंने सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि खेल की थ्योरी पर, रणनीति पर सोचना और लिखना शुरू किया।
असली सवाल तो ये है कि ये सिर्फ एक टाइम पास या मनोरंजन से बढ़कर एक गंभीर दिमागी मुकाबला कब और कैसे बना। और 20वीं सदी ने तो इससे और भी अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। सोवियत संघ में देखो। हाँ, सोवियत चेस स्कूल। उन्होंने तो इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया था। और फिर वो फिशर और स्पासकी का मैच 1972 वाला। ओह, वो तो ऐतिहासिक था। वो सिर्फ शतरंज का मैच नहीं था, वो तो जैसे कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का ही एक मैदान बन गया था। दो विचारधाराओं की लड़ाई बोर्ड पर। इतिहास गवाह है उस मैच के असर का। दुनिया भर में शतरंज की लोकप्रियता बढ़ गई थी। और फिर आए कंप्यूटर। हाँ, ये एक और बड़ा मोड़ था। पहले डीप ब्लू, जब उसने गैरी कैस्पारोव को हराया। पूरी दुनिया हिल गई थी कि मशीन इंसान को हरा सकती है इस खेल में। और अब अल्फा जीरो जैसे एआई हैं, वो तो खुद ही सीखते हैं और ऐसी चालें चलते हैं जो इंसानों ने कभी सोची भी नहीं थी। हाँ, कहते हैं वो खेल को अलग ही तरह से देखते हैं। पर अब ये इंजन, ये सीखने के लिए बहुत बड़े टूल भी बन गए हैं ना। बिल्कुल, खिलाड़ी इनसे सीखते हैं, अपनी समझ बढ़ाते हैं। और आखिर में इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट ने तो सब कुछ बदल दिया। chess.com, लीचेस, ये जो साइट्स हैं, अब कोई भी कहीं भी बैठ के किसी के भी साथ खेल सकता है। दुनिया कितनी छोटी हो गई है इस खेल के लिए। सही में, और इसने खेल को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया है। हाँ, और मुझे याद है जब वो सीरीज आई थी द क्वींस गैम्बिट, ओह हाँ, उसके बाद तो जैसे अचानक सब लोग फिर से शतरंज की बातें करने लगे थे। एक नया बूम सा आ गया था। कमाल है ना ये सोचना कि हजारों साल पुराना खेल चतुरंग से शुरू होकर आज भी इतना जिंदा है, बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है और नई पीढ़ियों को अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी यात्रा वाकई कभी खत्म नहीं होती। सच में, हमेशा कुछ नया। चलो फिर बात करते हैं। हाँ, अगली बार मिलते हैं।